11वीं क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम है। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं मेरे साथ इस टॉपिक के नोट्स तैयार करने के लिए। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखते हैं। बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने के लिए दो पद्धतियां दी गई हैं, दो सिस्टम दिए गए हैं। पहला है ट्राइवियल सिस्टम, निरर्थक नाम पद्धति, और दूसरा है आईपीएसी सिस्टम, आईपीएसी नाम पद्धति। दोनों को देखते हैं। ट्राइवियल सिस्टम निरर्थक नाम पद्धति, या बच्चों या इसका दूसरा नाम है साधारण नाम पद्धति। और बच्चों, दूसरी पद्धति है, दूसरा सिस्टम है जिसको आप लोग कहते हैं आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी सिस्टम, इसको बोलते हैं बच्चों आईयूपीएसी पद्धति। हाई स्कूल में बच्चों आप आईपीएसी सिस्टम से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि ट्राइवियल सिस्टम क्या है। ट्राइवियल सिस्टम क्या है? बच्चों, ये ट्राइवियल सिस्टम स्टार्टिंग में कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने का एक सिस्टम था। शुरुआत में कार्बनिक यौगिकों के नाम इसी सिस्टम के द्वारा लिखे जाते थे। अब इस सिस्टम में कार्बनिक यौगिकों के नाम कैसे लिखते थे ये समझना महत्वपूर्ण है। बच्चों, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब भी बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों के नाम जो इस सिस्टम के द्वारा लिखे गए थे अब भी प्रचलन में हैं, किंतु वर्तमान समय में ये सिस्टम अब यूज में नहीं है। इस सिस्टम के द्वारा कार्बनिक यौगिकों के नाम वर्तमान समय में नहीं लिखे जाते हैं, किंतु जिनके नाम पहले लिखे जा चुके हैं वो नाम यूज में हैं, वो नाम प्रचलन में हैं। इसलिए इस सिस्टम के बारे में जानकारी करना बहुत ही आवश्यक है, जानना बहुत आवश्यक है कि ये सिस्टम क्या था और इससे नाम किस तरह से लिखे गए थे। बच्चों, ट्राइवियल सिस्टम, जिसको निरर्थक नाम पद्धति या साधारण नाम पद्धति कहते हैं, इसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके स्रोत, पहला पॉइंट, उनके स्रोत या किसी विशिष्ट गुण या किसी ज्ञात यौगिक से उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध के आधार पर लिखे गए थे। कहने का मतलब है कि निरर्थक नाम पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके स्रोत या किसी विशिष्ट गुण या किसी ज्ञात यौगिक से उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध के आधार पर लिखे गए थे। मतलब कहने का मतलब ये है किस आधार पर लिखे गए थे। पहला आधार स्रोत, जिस स्रोत से कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया गया था, या दूसरा आधार या कार्बनिक यौगिक का कोई विशिष्ट गुण या किसी विशिष्ट गुण, या तीसरा क्या था आधार इसका, या किसी ज्ञात यौगिक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध के आधार पर। तो बच्चों, निरर्थक नाम पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नाम किस प्रकार से लिखे गए थे वो यहां से आप क्लियर करिए कि निरर्थक नाम पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके स्रोत या
या उनके किसी विशिष्ट गुण या किसी ज्ञात यौगिक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध के आधार पर, या उनके किसी ज्ञात यौगिक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध के आधार पर कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखे गए थे। इसको एग्जाम्पल से बच्चों समझते हैं। जैसे हम लेते हैं यहां पर मेथिल अल्कोहल को, मेथिल अल्कोहल, इसका नाम तो बच्चों आपने सुना होगा, मेथिल अल्कोहल पहला अल्कोहल है मेथिल अल्कोहल। बच्चों मेथिल अल्कोहल को सर्वप्रथम सबसे पहले लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। इसका स्रोत क्या था बच्चों? लकड़ी का भंजक आसवन, यानी कि मेथिल अल्कोहल को सर्वप्रथम जिस स्रोत से प्राप्त किया गया था वो स्रोत था लकड़ी का भंजक आसवन। लकड़ी को बच्चों कहते हैं वुड, लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने इसका नाम रखा वुड स्पिरिट। इसका नाम क्या रखा बच्चों? वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट क्यों रखा? क्योंकि इसका स्रोत था लकड़ी का भंजक आसवन, मतलब वुड का भंजक आसवन, इसलिए इसका नाम रख दिया साइंटिस्टों ने वुड स्पिरिट। तो क्या आधार था? स्रोत। आपने नाम सुना होगा फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को बच्चों सर्वप्रथम चींटियों के आसवन से प्राप्त किया गया था। किससे बच्चों? चींटियों के आसवन, चींटियों के आसवन से सर्वप्रथम इसको प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल एसिड। ऐसा क्यों बच्चों? फॉर्मिक शब्द की उत्पत्ति जो वो फॉर्मिका शब्द से हुई है। फॉर्मिक जो शब्द है ये बच्चों किससे बना है? ये फॉर्मिका से बना है, FORMICA, फॉर्मिका से बना है। फॉर्मिका एक ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा का नाम आपने सुना होगा, उस भाषा का ये शब्द है। और फॉर्मिका का मतलब होता है बच्चों, फॉर्मिका का मतलब होता है, फॉर्मिका की जो मीनिंग होती है, इसकी जो मीनिंग है वो आंट्स है। क्या है? ANTS, आंट्स। आंट्स मीन्स चींटियां, चींटियां। क्या है? चींटियां। तो इस वजह से इसका नाम रख दिया गया फॉर्मिक अम्ल। तो आपने ये दोनों जो केस देखे, इन दोनों केसों में स्रोत का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? सोर्स, जिस सोर्स से इनको प्राप्त किया गया था। तो बच्चों आगे अब देखते हैं, अगला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या चलो अभी हम इसको समराइज करेंगे तब आप नोट कर लेना। ठीक, मैं साफ करता हूं थोड़ा। बच्चों एग्जाम्पल लेते हैं एसिटिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, इसका भी नाम आपने सुना होगा। ये बच्चों सिरका का एक मुख्य अवयव है। सिरका जानते होंगे, जिससे अचार बनता है। ये सिरका का क्या है? मुख्य अवयव है, मेन एलिमेंट है, सिरका का मुख्य अवयव है। इस वजह से साइंटिस्टों ने इसका नाम रख दिया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका का एक मुख्य अवयव है, इसलिए साइंटिस्टों ने इसका नाम रखा एसिटिक एसिड। सिरका को बच्चों क्या कहते हैं? वाइनिगर। इंग्लिश में सिरका को क्या कहते हैं? वाइनिगर। बच्चों एसिटिक जो शब्द है, एसिटिक शब्द बना है एसीटम से। किससे बना है? एसीटम से बना है। एसीटम एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है। और इसकी मीनिंग जो है, एसीटम की जो मीनिंग है वो है वाइनिगर। एसीटम की मीनिंग बच्चों क्या है? वाइनिगर, इट मीन सिरका। तो इसका भी नाम रखा गया इसके सोर्स के आधार पर, जिस सोर्स से इसको प्राप्त किया गया, जिस स्रोत से इसको प्राप्त किया गया। अगला बच्चों एक एग्जाम्पल और देखते हैं, हम देखते हैं मेथेन को। मेथेन बच्चों, मेथेन जो है, मेथेन दलदली स्थानों पर, ऐसे स्थान जहां पे दलदल होता है, यानी कि दलदले स्थानों पर
पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होती है। पेड़ पौधों के क्या करने से? सड़ने से उत्पन्न होती है। कौन? मीथेन गैस पेड़ पौधों के सड़ने से उत्पन्न होती है। कहां पर? दलदले स्थानों पर। दलदल को कहते हैं बच्चों मार्स, MARSH, मार्स। इस वजह से साइंटिस्टों ने इसका नाम रख दिया गया मार्स गैस। साइंटिस्टों ने इसका नाम रखा मार्स गैस, मार्स गैस। अब बच्चों एक और इसका नाम रखा साइंटिस्टों ने, वो कैसे? चूंकि ये वायु के साथ एक विस्फोटक मिश्रण बनाती है। मीथेन गैस जो है ये एयर के साथ में एक विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इस वजह से साइंटिस्टों ने इसका एक और नाम रखा फायर डैम्प, फायर डैम्प। तो बच्चों वही सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि निरर्थक नाम पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नाम उनके स्रोत या किसी विशिष्ट गुण या किसी यौगिक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, किसी यौगिक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध के आधार पर रखे गए थे। ठीक है बच्चों। अब इसके लिए बच्चों एक वर्ड यूज हुआ कि निरर्थक नाम पद्धति से जिन कार्बनिक यौगिकों के नाम रखे गए उन नामों को निरर्थक नाम कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? निरर्थक नाम। निरर्थक शब्द आप समझ ही रहे होंगे। निरर्थक नाम, क्या नाम दिया गया? निरर्थक नाम। बच्चों निरर्थक नाम लिखने का कोई सामान्य नियम नहीं था, कोई सामान्य नियम नहीं था। सामान्य नियम निरर्थक नाम लिखने का कोई नहीं था, बल्कि वैज्ञानिकों ने स्वेच्छा से ये नाम रखे। वैज्ञानिकों ने अपनी स्वेच्छा से नाम रखे। कैसे रखे? स्वेच्छा से नाम रखे। बच्चों रसायन की दृष्टि से, केमिस्ट्री की दृष्टि से इन नामों का कोई विशेष महत्व नहीं था। केमिस्ट्री की दृष्टि से इन नामों का कोई विशेष महत्व नहीं। क्यों बच्चों इनका कोई विशेष महत्व नहीं था? क्योंकि इन नामों से यौगिकों के संगठन कह लो, संगठन, कंपोजिशन, संगठन और संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, यौगिकों के संगठन और संरचना के संबंध में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती थी, इसलिए इन नामों का कोई विशेष महत्व नहीं था। ठीक है बच्चों, इन नामों का कोई विशेष महत्व नहीं था। बच्चों इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक तो ये था, दूसरा इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक मतलब कमी, दूसरी कमी ये थी कि एक कार्बनिक यौगिक के कई नाम हो गए थे। इन सारे नामों से डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होता था, उन क्लैरिटी बहुत कम हो पाती थी, क्योंकि कई नामों से एक कार्बनिक यौगिक को पुकारा जाने लगा, जिससे एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। और दूसरी बात ये तो आप देख ही रहे हैं कि इससे कार्बनिक यौगिक के संगठन और संरचना के बारे में भी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हो रही थी। तो इस वजह से ये सिस्टम यूजलेस हो गया, निरर्थक नाम पद्धति यूजलेस हो गई, और उसके जगह पर साइंटिस्टों ने एक नई पद्धति बनाई जिसका नाम रख दिया गया IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम। और वर्तमान समय में सारे नाम IUPAC सिस्टम के द्वारा ही लिखे जाते हैं। अब बच्चों हालांकि इससे एक छोटा सा लाभ यह था कि इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों के नाम छोटे होते थे, जिनको याद रखा जा सकता था, जिनको अधिक समय तक आसानी से याद रखा जा सकता था। हालांकि ये जो वर्तमान समय में जो सिस्टम यूज हो रहा है IUPAC सिस्टम, इसके द्वारा कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखना बहुत आसान है, लेकिन उनको याद कर पाना उतना ही जटिल है। वो अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों अब मैं इस ट्राइवियल सिस्टम को करने जा रहा हूं समराइज, जिसके बाद आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो बच्चों इसको साफ करते हैं और करते हैं इसको समराइज। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैंने अभी डिस्कस किया था उसको मैंने किया है समराइज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों ये वाली लाइन अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं इसको यहां लिखे दे रहा हूं। इसमें मैंने लिखा हुआ है, अतः इसका नाम फायर डैम्प रखा गया। इसमें लिखा है अतः इसका नाम फायर डैम्प, फायर FIRE DAMP रखा गया।
किसका नाम बच्चों फायर डैम्प रखा गया? मीथेन का। तो बच्चों इसे आपको नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है बच्चों, इसके शेष पार्ट को फिर राइट डाउन करके आपके सामने ला रहा हूं मैं। तो बच्चों अब इस बचे हुए पार्ट को भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। बच्चों मैंने इसमें लिखा हुआ है, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिक के नाम को निरर्थक या साधारण नाम कहते हैं। कार्बनिक यौगिकों के निरर्थक नाम किसी सामान्य नियम पर आधारित ना होकर वैज्ञानिकों द्वारा स्वेच्छा से बनाए गए थे। रसायन की दृष्टि से इन नामों का कोई विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि इन नामों से यौगिक के संगठन और संरचना के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। तो ये इसकी फेल्यूर है, ये इसकी असफलता है निरर्थक नाम पद्धति की। निरर्थक नाम पद्धति का मुख्य लाभ नामों का छोटा रहने का आसानी से याद रहना, ये हल्का सा इसका लाभ था। किसका? निरर्थक नाम पद्धति का। परंतु इस पद्धति का मुख्य दोष था कि एक यौगिक के कई नाम हो गए थे, जो असुविधा का कारण बनता था। तो बच्चों ये था आपका ट्राइवियल सिस्टम, जिसको मैंने आपको समराइज भी करा दिया है, समझा भी दिया है। आप इसे नोट कर लें और पढ़ें, जिससे कि आपका तैयार हो जाए। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं आईपीएसी सिस्टम। तो ठीक है बच्चों, इसको साफ करते हैं और आते हैं दूसरे सिस्टम पर, जिसका नाम है आईपीएसी सिस्टम, आईपीएसी नाम पद्धति। आईयूपीएसी नाम पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति या आईपीएसी सिस्टम, इससे आप इंट्रोड्यूस हैं, आपको हाई स्कूल में इसे पढ़ाया गया था। इसके फुल फॉर्म बताने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। आई मीन्स इंटरनेशनल, यू मीन्स यूनियन, पी मीन्स प्योर, ए मीन्स अप्लाइड, सी मीन्स केमिस्ट्स। कई कई किताबों में केमिस्ट्री भी लिखा हुआ है, तो दोनों ही सही हैं, सी फॉर केमिस्ट और केमिस्ट्री। अब बच्चों ये सिस्टम हमें ये बताता है कि आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। बस कुछ रूल्स हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे और उस रूल्स के अकॉर्डिंग बड़ी आसानी से आप किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम लिख सकते हैं। इसमें एक फार्मूला है, जिस फार्मूले को मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर उस फार्मूले को आप पकड़ के रखेंगे तो कभी भी कार्बनिक यौगिक का नाम आपसे गलत नहीं होगा, आप एकदम सही लिखेंगे। चलो उस फार्मूले से स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों सबसे पहले जो भी कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया है, सबसे पहले जो भी कार्बनिक यौगिक आपको दिया गया है, बच्चों ये भी हो सकता है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की केवल एक ही श्रृंखला हो, और ये भी हो सकता है कि कार्बन परमाणुओं की एक से अधिक श्रृंखलाएं हों। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि कार्बन जो एटम होता है वो उसमें श्रृंखलीकरण का गुण होता है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत सारी चेन बनाता है। श्रृंखला मीन्स चेन। तो ये जरूरी नहीं है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणुओं की केवल एक श्रृंखला हो, उसमें एक से अधिक श्रृंखलाएं भी हो सकती हैं। तो जब भी हम किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस कार्बनिक यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला देखते हैं, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए हम बच्चों वर्ड यूज करेंगे मेन कार्बन चेन। तो इन वर्डों को आप ध्यान में रखेंगे। मैं यूज करूंगा मुख्य कार्बन श्रृंखला के लिए वर्ड कौन सा यूज करने जा रहा हूं? मेन कार्बन चेन, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अधिक से अधिक इंग्लिश वर्ड का आप यूज करेंगे। मुख्य कार्बन श्रृंखला मीन्स मेन कार्बन चेन, और क्रियात्मक समूह, और इसमें आएगा क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह को तो आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, कार्बनिक यौगिक में उपस्थित वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। जब जो बच्चे डायरेक्ट हमारा ये लेक्चर देख रहे हैं वो चैनल पे जाके इससे पिछला लेक्चर जरूर देखें, जिसमें मैंने क्रियात्मक समूह यानी कि फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से डिस्क्राइब किया है। इसको बच्चों लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसको शॉर्ट में बच्चों में लिखूंगा FG, फंक्शनल ग्रुप। मुख्य क्रियात्मक समूह जो होगा बच्चों, मुख्य क्रियात्मक समूह भी होगा, ये भी वर्ड आएगा बार बार। तो इसके लिए बच्चों मैं लिखूंगा मेन फंक्शनल ग्रुप।
मेन फंक्शनल ग्रुप, MFG, मेन फंक्शनल ग्रुप। बच्चों मैं अनुलग्न के लिए लिखूंगा, दो तरह के लग्न होते हैं, एक अनुलग्न। अनुलग्न के लिए वर्ड यूज करूंगा सफिक्स, आप भी सफिक्स से परिचित होंगे। और पूर्व लग्न के लिए यूज करूंगा प्रीफिक्स, जो पहले लगता है उसको कहते हैं पूर्व लग्न। प्राथमिक के लिए मैं यूज करूंगा प्राइमरी। बच्चों इनको वर्डों को ध्यान से समझ लीजिए जिससे कि आपको हमारा ये लेक्चर समझने में आसानी हो। द्वितीयक के लिए मैं यूज करूंगा बच्चों सेकेंडरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी। और मूल शब्द एक होता है बच्चों मूल शब्द, इसके लिए बच्चों मैं वर्ड यूज करूंगा रूट वर्ड। रूट वर्ड, रूट मीन्स मूल, वर्ड मीन्स शब्द, मूल शब्द। तो बच्चों ये कुछ वर्ड मैं यूज करूंगा और आपको भी अगर केमिस्ट्री आगे बढ़िया ढंग से पढ़नी है तो आप इन वर्डों से इंट्रोड्यूस हो जाएं और इन्हीं का यूज करें। तो मूल शब्द के लिए मैं यूज करूंगा रूट वर्ड। और कार्बन चेन के लिए मेन कार्बन चेन का मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूं कि जब भी आप किसी कार्बनिक यौगिक का आईपीएसी सिस्टम के द्वारा नाम लिखेंगे तो सबसे पहले उस कार्बन यौगिक में मुख्य कार्बन श्रृंखला ढूंढेंगे, मेन कार्बन चेन ढूंढेंगे। मेन कार्बन चेन बच्चों ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसी कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन मानी जाती है जो लॉन्गेस्ट हो। कैसी हो? लॉन्गेस्ट, लंबी हो, और जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ऑब्लिक मतलब या अगर हैं तो होने चाहिए उसमें, या प्रतिस्थापी हो, सब्स्टिट्यूट्स हो। प्रतिस्थापी बच्चों कौन कौन होते हैं आगे अभी इसका डिस्कस करेंगे डिटेल में। कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह, या नाइट्रो, या नाइट्रोसो, या हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या साइड चेन्स। बच्चों जो अगर बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं कार्बनिक यौगिक में तो जब आप एक कार्बन चेन को मेन कार्बन चेन मान लेंगे तो बची हुई सारी जो चेनें होंगी वो साइड चेन होंगी, पास और श्रृंखलाएं होंगी। तो ये सब मिलकर के बनाते हैं बच्चों प्रतिस्थापी। इसको ऐसे समझते हैं बच्चों, क्रम से इसको समझते हैं बच्चों। इस सिस्टम के द्वारा जब किसी कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हम सिलेक्शन करते हैं रूट वर्ड का। एक एक करके सभी को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम किसको चुनेंगे? रूट वर्ड। इसके बाद बच्चों हम चुनेंगे प्राइमरी सफिक्स को, प्राइमरी सफिक्स को। इसका मतलब है बच्चों प्राथमिक का अनुलग्न, नंबर 2। और नंबर 3 पे हम चुनेंगे सेकेंडरी सफिक्स को, सेकेंडरी सफिक्स, ये जाएगा नंबर 3 पर। और बचा हुआ जो भी पार्ट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो सब जाएगा प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स को लिखते हैं हम बाईं तरफ, बाईं तरफ लिखेंगे पहले, और ये सबसे लास्ट में यानी कि नंबर 4, चौथे क्रम पे इसको हम ढूंढेंगे और इसको हम यहां लगाएंगे। तो ये एक फार्मूला आप कह लीजिए या फ्रेम कह लीजिए। इस फ्रेम के तहत हम किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अब इनको जरा समझ लें। देखो बच्चों नंबर 1 पे मैंने बताया रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या होता है बच्चों? जो मेन कार्बन श्रृंखला होती है, मेन कार्बन चेन होती है, जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन में चेन बनाने की एक अद्भुत क्षमता होती है। तो इस तरह से इसने चेन बनाई, और ऐसे मान लो साइड चेनें भी बनी हुई हैं, साइड से भी चेन बनी हुई हैं। मान लो इसको हम ऐसे लिख दें CH3 CH2, इसको हम CH लिख दें और यहाँ पे CH2 कर दें, सबकी बैलेंसी पूरी कर दें। CH2 CH CH2 CH3, यहाँ लिख दें हम CH2 और यहाँ लिख दें CH3। तो ये सबसे सिंपल हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा है, यहाँ पर कोई भी हमने फंक्शनल ग्रुप नहीं जोड़ा है। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो कार्बन चेन है, अब यहीं से समझना स्टार्ट करो।
एक तो बच्चों आपको ये दिख रही है चेन, और एक चेन आपको ये दिख रही है, एक चेन बच्चों आपको ये दिख रही है, और एक चेन आपको ये दिख रही है। मतलब एक चेन ये है, एक चेन ये है, और एक चेन ये है, और एक चेन ये है। इतना कुछ आपको दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहली शर्त क्या है? लॉन्गेस्ट, लंबी। मेन कार्बन चेन कैसी हो? लॉन्गेस्ट हो, और उसमें क्या हो? फंक्शनल ग्रुप हो। ध्यान रखेंगे बच्चों, फंक्शनल ग्रुप हो। फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं है तो क्या हो? उसमें डबल बॉन्ड अगर है तो उसमें डबल बॉन्ड हो। अगर ये दोनों नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ये तीनों नहीं है तो उसमें क्या होना चाहिए? प्रतिस्थापी, सब स्टीट्यून्स। प्रतिस्थापी में बच्चों कौन कौन आता है? नाइट्रो ग्रुप आता है, नाइट्रोसो आता है, हैलाइड ग्रुप आता है, और एल्केल। एल्केल हमेशा साइड चेन बनाते हैं, एल्केल हमेशा साइड चेन बनाते हैं। तो मेनली ये नाइट्रो, नाइट्रोसो, हैलाइड और एल्केल ये आते हैं प्रतिस्थापी में। कम आगे आपको बताएंगे कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह भी प्रतिस्थापी में आते हैं। जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह कार्बनिक यौगिक में होते हैं तब उनको हम प्रतिस्थापी में काउंट करते हैं, और जो उनमें से वरीयता क्रम में ऊपर होता है वो आता है मेन फंक्शनल ग्रुप की जगह। तो अभी आप मोटा मोटा ये समझ लो कि एज लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, और अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसमें होना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड उसमें होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो ट्रिपल बॉन्ड उसमें होना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो प्रतिस्थापी उसमें होना चाहिए। प्रतिस्थापी में क्या है? नाइट्रो है तो वो होना चाहिए, नाइट्रो नहीं नाइट्रोसो है ये होना चाहिए। अगर ये सब नहीं है, हैलोजन है तो हैलोजन होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है, एल्केल है, एल्केल मीन्स साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला मतलब साइड से जो चैन होती है उसको हम पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं, और वो मुख्यतः क्या होता है? एल्किल होता है। वो क्या होता है? एल्किल होता है। एल्किल सीरीज का कोई एक मेंबर होता है। तो बच्चों अब यहां समझो, यहां ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ना यहां डबल बॉन्ड है, ना यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ना यहां पे नाइट्रो है, ना नाइट्रोसो है, ना हैलोजन है क्या? एल्किल है क्या? एल्किल है। क्या है? एल्किल, साइड चेन्स हैं। देखिए बच्चों, अब एक एक करके सबको समझ लो। अगर हम इस चेन को मेन कार्बन चेन मानते हैं तो इसमें देखो बच्चों कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, टोटल कार्बन कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। अब मान लो अगर हम इसको मानते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं इसमें कितने आए? 6 आए। इसको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 आ रहे हैं। इसमें कितने आ रहे हैं? 5। तो अब 1 2 3 ये तीनों कार्बन चेन में सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं सेकंड वाली में। कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। अब जरा स्ट्रेट वाली देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर वाली जो 4th नंबर पे मैंने कार्बन चेन मानी है इसमें कार्बन कितने आ रहे हैं? 7। तो डिसीजन हो गया कि अब इसमें ना तो फंक्शनल ग्रुप है, ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रो है, ना नाइट्रोसो है, ना हैलोजन है, केवल साइड चेन्स हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन ऊपर वाली कार्बन चेन में है तो यही कार्बन चेन हो जाएगी मेन कार्बन चेन। क्या हो जाएगी बच्चों? मेन कार्बन चेन। तो ये है मुख्य कार्बन श्रृंखला। मुख्य कार्बन श्रृंखला बच्चों समझ लो इसको सही ढंग से। आगे समराइज तो मैं करा ही दूंगा, आपके नोट्स बन जाएंगे, पहले इसको समझ लो। तो मेन कार्बन चेन कौन सी हो गई? ये बच्चों हो गई मेन कार्बन चेन। अब अगर हम इसको मेन कार्बन चेन मान लें, मान लो ये आपका मेन रोड है, तो साइड से कौन से रोड निकले? एक ये निकला है, एक ये निकला है। तो ये साइड वाले जो रोड हैं ये कहलाएंगे साइड चेन्स। तो एक साइड चेन ये है, दूसरी साइड चेन ये है। तो इसमें साइड चेन बच्चों कितनी है? 2 साइड चेन। साइड चेन के रूप में क्या होता है बच्चों? एल्किल होता है। एल्किल का मतलब क्या होता है? जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 हो, जहां n इक्वल टू होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इसके नाम लिखने के लिए हम क्या जोड़ते हैं? इसमें L जोड़ते हैं। जब n इक्वल टू 1 यहां रखोगे तो आ जाएगा C1H3, यानी कि CH3 एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम, एक कार्बन के लिए क्या लगाते हो? मेथ, और इसमें इल जोड़ दोगे तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। जब इसमें n बराबर 2 रखोगे तो आ जाएगा C2H5,
और इसमें हो गए 2 कार्बन के लिए एथ और इसमें लगाएंगे एल, तो इस साइड चेन का नाम हो जाएगा एथिल। क्या हो जाएगा? एथिल। तो कुल मिला के आप ये समझो साइड चेन में जो साइड चेन होती है वो एल्किल की होती है और एल्किल का नाम हम इस तरह से आसानी से लिख लेते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको बताया कि आप मेन कार्बन चेन चुनेंगे और जो मेन कार्बन चेन होती है उसमें जितने कार्बन होते हैं किसमें? मेन कार्बन चेन में, वो रूट वर्ड के द्वारा लिखे जाते हैं। कहने का मतलब है कि रूट वर्ड जो होता है वो मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। रूट वर्ड क्या बताता है? रूट वर्ड मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। मेन कार्बन चेन कैसे आप सेलेक्ट करेंगे? मेन कार्बन चेन वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। एक एक करके आप वरीयता क्रम में देखते जाइए। पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करिए, अगर वो नहीं है कट कर दूं। इसके बाद आप डबल बॉन्ड ढूंढिए, डबल बॉन्ड है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसको कट कर दीजिए। फिर किसको तलाशिए? ट्रिपल बॉन्ड को, नहीं है इसको भी कट करते जाइए। इसी क्रम में आप ढूंढते जाइए। अगर आप मेन कार्बन चेन चुनते हैं तो इनमें से जो है उस कार्बनिक यौगिक में वो उस मेन कार्बन चेन में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब मेन रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। इसको बच्चों ऐसे समझो, रूट वर्ड क्या करता है? मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। कौन बताता है बच्चों? रूट वर्ड। कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो सकती है बच्चों? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, कितनी भी हो सकती है, 6, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। 10 से ज़्यादा वाला आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम 10 तक ही मिलता है। हालांकि 11, 12, 13 सभी के लिए आप नाम लिख सकते हैं। एक कार्बन के लिए हम मेथ लिखते हैं, आपको बताया था। 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोफ, 4 के लिए ब्यूट। बार बार लिखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। जिन बच्चों को लर्न नहीं है, बार बार लिखने से लर्न होता है, आप बस उसका प्रोनाउंसिएशन करते जाएं। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डैक, DEC डैक, और 11 के लिए अनडैक। हालांकि इसकी ज़रूरत 10 से आगे की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है, पड़ती नहीं ज़रूरत। रिसर्च करने के लिए आप लिखते जाइए, कोई मतलब नहीं है उसका। तो रूट वर्ड क्या है? मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या जिस तरह से आएगी उस तरह से आप उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम लिख लेंगे। अब इसके बाद बच्चों आते हैं प्राइमरी सफिक्स पर। प्राइमरी सफिक्स क्या है? प्राइमरी सफिक्स क्या है बच्चों? प्राइमरी सफिक्स क्या करता है? प्राइमरी सफिक्स मेन कार्बन चेन में बॉन्ड की स्थिति बताता है। क्या बताता है ये? मेन कार्बन चेन में बॉन्ड की स्थिति बताता है। मेन कार्बन चेन में बॉन्ड की स्थिति बताता है बच्चों। बॉन्ड क्या हो सकता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है कार्बन के बीच में? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन के बीच में पॉसिबिलिटी क्या है? या तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, या डबल बॉन्ड होगा, या ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होता है बच्चों ENE, इन होता है। अगर डबल बॉन्ड है बच्चों तो प्राइमरी सफिक्स होता है ENE, इसको इन पढ़ते हैं। अगर बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होता है YNE, आइन। क्या इसको पढ़ते हैं? आइन, आइन पढ़ते हैं बच्चों। तो तीन प्राइमरी सफिक्स होते हैं, इन, आइन। बच्चों इन कब? जब सिंगल बॉन्ड। इन कब? जब डबल बॉन्ड। आइन कब? जब ट्रिपल बॉन्ड। इसको ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों चलते हैं सेकेंडरी सफिक्स पर। बच्चों सेकेंडरी सफिक्स कार्बनिक यौगिक की मेन कार्बन चेन में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह यानी कि मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। सेकेंडरी सफिक्स किसको बताता है बच्चों? सेकेंडरी सफिक्स मींस मेन फंक्शनल ग्रुप,
मुख्य क्रियात्मक समूह। अब इसमें बच्चों इस तरह से समझो, अगर कार्बनिक यौगिक में एक ही क्रियात्मक समूह है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो वही फंक्शनल ग्रुप आपका हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप। अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो एक की केस में जो फंक्शनल ग्रुप होगा वही आपका हो जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, MFG। कब? जब एक ही क्रियात्मक समूह है। और जब एक से अधिक है, एक से अधिक क्रियात्मक समूह हैं, तो इसमें एक आता है बच्चों प्रियोरिटी ऑर्डर, एक वरीयता क्रम है कार्बनिक क्रियात्मक समूहों का, जो मैं अभी बताऊंगा आपको, बड़ा इंटरेस्टेड है उसको मैं बताऊंगा आपको। एक से अधिक अगर क्रियात्मक समूह है तब हम मेन फंक्शनल ग्रुप का सिलेक्शन, जो मैं अभी प्रियोरिटी ऑर्डर बताने जा रहा हूं फंक्शनल ग्रुप का, अभी कुछ समय बाद बताऊंगा, तो उससे हम देख लेते हैं कि उस टेबल में जो ऊपर है वो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा, जो नीचे है वो चला जाएगा सब्स्टिट्यूएंट में। कहां चला जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट में, और उसको फिर हम लिखेंगे प्रीफिक्स में। तो यहां पे मोटे तौर पे आप ये समझो कि सेकेंडरी सफिक्स मेन कार्बन चेन में उपस्थित मेन फंक्शनल ग्रुप को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। इसको प्राइमरी सफिक्स से जोड़ा जाता है। क्या करके? प्राइमरी सफिक्स का ई हटा करके। अभी मैं बताऊंगा। जैसे मान लो OH ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका बच्चों सफिक्स ऑल होता है। मान लो यहां पे प्राइमरी सफिक्स एन लगा है, एन से आप ऑल जोड़ रहे हैं तो ई रिमूव हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे? ए नॉल। अभी आगे प्रैक्टिस कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों आते हैं प्रीफिक्स पर। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीफिक्स जो है ये प्रतिस्थापियों को व्यक्त करता है, सब्स्टिट्यूएंट्स को व्यक्त करता है। सब्स्टिट्यूएंट्स में कौन कौन आता है? कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह। अगर कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह आएगा प्रीफिक्स में। और क्या आएगा बच्चों? और नाइट्रो आएगा। क्या आएगा? नाइट्रोसो आएगा, हैलाइड आएगा, और एल्किल आएगा। एल्किल क्या है? एल्किल बच्चों साइड चेन है। एल्किल बच्चों क्या है? साइड चेन्स है। हैलाइड में क्या क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आप जानते हो हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये तो बच्चों इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ बेसिक्स हैं जिनको समझना है आपको, और इसको जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप नाम नहीं लिख पाएंगे। तो बच्चों मैंने क्या बताया? मैंने बताया रूट वर्ड। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को बताता है। मेन कार्बन चेन कौन होती है? ऐसी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मेन कार्बन चेन मानी जाती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, प्रतिस्थापी हो। एक एक करके चेक करेंगे, जो नहीं होगा उसको कट करते चले जाएंगे। लेकिन अगर इनमें से कुछ है तो वो मेन कार्बन चेन में होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मेन कार्बन चेन सीधी ही हो। ये कोई जरूरी बात नहीं है कि मेन कार्बन चेन कैसी हो? सीधी हो, स्ट्रेट हो। इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मेन कार्बन चेन में उपस्थित बॉन्ड की स्थिति को बताता है। सिंगल बॉन्ड होने पर प्राइमरी सफिक्स इन, डबल बॉन्ड होने पर प्राइमरी सफिक्स इन, ट्रिपल बॉन्ड होने पर प्राइमरी सफिक्स आइन। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? सेकेंडरी सफिक्स मेन कार्बन चेन में उपस्थित मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप कार्बनिक यौगिक में है तो वही मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। अगर एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप कार्बनिक यौगिक में है तो फिर हम वरीयता क्रम का यूज करते हैं। एक टेबल अभी आपको बनवाएंगे जिससे आप पता कर लेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप होगा। इसके बाद प्रीफिक्स क्या बताता है? बच्चों प्रीफिक्स कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह, कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह, नाइट्रो, नाइट्रोसो, हैलाइड और एल्किल मीन साइड चेन को व्यक्त करता है। इनको कहां लिखा जाता है? इनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, सबसे लास्ट में लिखा जाता है। और मेन कार्बन चेन की नंबरिंग करते हुए मेन कार्बन चेन में कार्बन को नंबर देकर इनको लिखा जाता है। बच्चों नंबरिंग को और समझ लो। मेन कार्बन चेन जो होती है बच्चों उसकी नंबरिंग करके नाम लिखा जाता है। नंबरिंग हमेशा उधर से करते हैं जिधर से बच्चों मेन फंक्शनल ग्रुप पास में हो। जिधर से क्या पास में हो? अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो पास में हो। अगर ये नहीं है तो क्या पास में हो? तो बच्चों डबल बॉन्ड पास में आए। क्या पास में आए? डबल बॉन्ड। अगर ये नहीं है
ट्रिपल बॉन्ड है तो ये पास में आ जाए, अगर ये नहीं है नाइट्रो है तो वो पास में आ जाए, वो नहीं है नाइट्रोसो पास में आ जाए, ये नहीं है हाइड्रोजन पास में आ जाए, अगर ये भी नहीं है तो एल्किल पास में आए, यानी कि साइड चेन पास में आए। ठीक है, तो ये इसका क्रम है, उस तरह से नंबरिंग करके हम इसका नाम आसानी से लिख लेंगे। तो बच्चों अभी तक मैंने जो डिस्कस किया इसको मैं समराइज करने जा रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से अपनी नोट्स बना सकें, अपनी नोटबुक में लिख सकें। तो चलो बच्चों इसको करते हैं समराइज। बच्चों इसे आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आप आसानी से अपनी कॉपी में लिख सकें। बच्चों मैंने यहाँ राइट डाउन किया है, वर्तमान समय में कार्बनिक यौगिकों के नाम आईपीएसी नाम पद्धति द्वारा लिखे जाते हैं। आईपीएसी नाम पद्धति में किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम निम्न क्रम में लिखा जाता है। ये क्रम बच्चों मैंने आपको समझाया था। सबसे पहले लिखेंगे आप रूट वर्ड को, इसके बाद लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स को, नंबर 3 पे लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स को, लास्ट में बाईं तरफ लिखेंगे प्रीफिक्स को। रूट वर्ड क्या है? यह मेन कार्बन चेन में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए मैंने रूट वर्ड राइट डाउन कर दिया है। प्राइमरी सफिक्स यह मेन कार्बन चेन में उपस्थित बॉन्ड की स्थिति को प्रकट करता है। बॉन्ड सिंगल हो सकता है, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है कार्बन के बीच में। सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स एन, डबल के लिए इन, ट्रिपल के लिए आइन। सेकेंडरी सफिक्स या मेन कार्बन चेन में उपस्थित मुख्य क्रियात्मक समूह MFG मेन फंक्शनल ग्रुप को व्यक्त करता है। इसे प्राइमरी सफिक्स के ई को हटाकर जोड़ा जाता है। तो बच्चों इसे नोट करो। ठीक है बच्चों, अब आगे बचे हुए मैटर को मैं समराइज करने जा रहा हूं, जिससे कि उसे भी आप आसानी से लिख पाएं अपनी कॉपी में। तो बच्चों इसको भी आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। प्रीफिक्स मैंने लिखा प्रीफिक्स यह कम वरीयता प्राप्त क्रियात्मक समूह नाइट्रो, नाइट्रोसो, हैलाइड, साइड चेन्स को व्यक्त करता है। इन सबको संयुक्त रूप से प्रतिस्थापक यानी कि सबस्टिट्यूट्स कहते हैं। किनको बच्चों? यहां से क्रियात्मक समूह नाइट्रो, नाइट्रोसो, हैलाइड और साइड चेन्स, इनको संयुक्त रूप से प्रतिस्थापक यानी कि सब्स्टिट्यूट्स कहा जाता है। इनके नाम को रूट वर्ड से पहले मेन कार्बन चेन में नंबरिंग करते हुए लिखा जाता है। नंबरिंग करते हुए लिखा जाता है। नोट साइड चेन्स मींस होता है पार्श्व श्रृंखलाएं। साइड चेन्स के अंतर्गत एल्किल ग्रुप आता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 है। CnH2n+1 है, जहां n = 1 2 3 4 5 ... एल्किल ग्रुप का सफिक्स बच्चों L होता है, YL। इसका मतलब है जब n = 1 तो CnH2n+1 का मान हो जाएगा CH3 और इसका नाम हो जाएगा मीथिल। जब n = 2 तो CnH2n+1 का मान की वैल्यू हो जाती है C2H5 और इसका नाम आ जाएगा एथिल। 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, उसमें इल जुड़ जाएगा। इसी तरह से n की वैल्यू जब 3 हो जाएगी तो CnH2n+1 की वैल्यू हो जाती है C3H7 और 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है और इसका सफिक्स है इल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। इसी तरह से ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल आते चले जाएंगे। मेन कार्बन चेन उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुना जाता है जिसमें फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट्स हों। यह आवश्यक नहीं है कि यह चेन स्ट्रेट हो, मतलब सीधी हो। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या है? मेन कार्बन चेन में कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग यानी कि अंकन उस तरह से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूट पास में हो। सब्स्टिट्यूट्स का जो ऑर्डर है वो ये है, पहले होगा क्रियात्मक समूह, फिर नाइट्रो, फिर नाइट्रोसो, फिर हाइड्रोजन, इसके बाद साइड चेन्स। तो बच्चों इसे आप राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है बच्चों, ये थी इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी कि कैसे आईपीएसी सिस्टम में हम कार्बनिक यौगिक का नाम लिखते हैं। अब बच्चों सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट जो बचता है वो ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप हैं उनका प्रीफिक्स नेम क्या है और सफिक्स नेम क्या है। और जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होंगे तो हम किसको मेन फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और किसको मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं मानेंगे, इस सब के बारे में निर्णय हम कैसे लेंगे, इसके लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं इनका प्रियोरिटी ऑर्डर, वरीयता क्रम, क्रियात्मक समूहों का वरीयता क्रम और प्रत्येक क्रियात्मक समूह का प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम। तो बच्चों रेडी हो जाओ इसको समझने के लिए। प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल
ग्रुप्स, प्रियोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इसमें बच्चों सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का कॉलम बनाएंगे FG। इसके बाद में इसका हम लिखेंगे प्रीफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम क्या है फंक्शनल ग्रुप का, और लिखेंगे सफिक्स नेम। सफिक्स नेम। अब बच्चों पहला फंक्शनल ग्रुप हम लिखेंगे COOH। बच्चों इसका नाम क्या है, चलो हिंदी में लिखते हैं, कार्बोक्सिल। इसका नाम क्या है बच्चों, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल समूह। मैंने डिस्क्राइब किया था पिछले लेक्चर में। इसका प्रीफिक्स नेम है बच्चों कार्बोक्सी, और सफिक्स नेम है इसका बच्चों ओइक एसिड। अगले आते हैं फंक्शनल ग्रुप पर, और ये है SO3H। इसका नाम बच्चों लिखेंगे सल्फोनिक। ये है सल्फोनिक ग्रुप। इसका बच्चों प्रीफिक्स नेम है सल्फो, और सफिक्स नेम है बच्चों इसका सल्फोनिक एसिड। अब बच्चों अगले ग्रुप पर आते हैं COOR। इसको लिखते हैं बच्चों एस्टर। क्या लिखते हैं बच्चों, एस्टर। इसका जो प्रीफिक्स नेम है एल्कोक्सी कार्बोनिल, और इसका जो सफिक्स नेम है एल्केनोएट। O8 को अंडरलाइन कर लेंगे, विशेष तौर से ध्यान में रखेंगे। एस्टर के बाद है बच्चों एसिड हैलाइड, COX। एसिड हैलाइड का जो प्रीफिक्स नेम है बच्चों हेलो फॉर्मिल, और इसका सफिक्स नेम है बच्चों ओइल हैलाइड। इसके बाद बच्चों आ जाएंगे CONH2 पर। ये बच्चों एमाइड ग्रुप है। इसका प्रीफिक्स नेम कार्बे, समझना बच्चों, मोइल, और सफिक्स नेम है बच्चों इसका एमाइड। अब बच्चों आते हैं CN पर, साइनाइड। इसका प्रीफिक्स नेम है साइएनो, और इसका सफिक्स नेम है NITRIL, नाइट्राइल। इसके बाद बच्चों आते हैं NC। इसको पढ़ते हैं आइसोसाइनाइड। इसका प्रीफिक्स नेम है बच्चों आइसोसाइनो, और सफिक्स नेम है कार्बेल एमीन। इसके बाद बच्चों आते हैं CHO पर। इसका नाम है बच्चों एल्डिहाइड। इसका प्रीफिक्स नेम बच्चों एल्डो यूज होता है, और दूसरा अथवा फॉर्मिल। एल्डो भी यूज करते हैं और फॉर्मिल भी यूज करते हैं। सफिक्स नेम बच्चों इसका है AL। इसके बाद बच्चों आते हैं कीटोन पर, C+O, कीटोन। इसका प्रीफिक्स नेम है
कीटो भी यूज करते हैं और ऑक्सो भी यूज करते हैं, कीटो या ऑक्सो। और इसका सफिक्स नेम है ONE, ओन। इसके बाद बच्चों आते हैं OH पर, एल्कोहल, एल्कोहल या एल्कोहल। इसमें बच्चों यूज करते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। और इसका सफिक्स नेम ऑल, OL, ऑल। इसके बाद बच्चों आता है नंबर SH का, थायो एल्कोहल। इसका है बच्चों थायो हाइड्रोक्सी, थायो हाइड्रोक्सी। और इसका जो सफिक्स नेम है थायोल, थायोल। इसके बाद लास्ट में बच्चों आता है NH2, NH2, एमीन। इसका बच्चों प्रीफिक्स है एमीनो, AMINO। और इसका सफिक्स नेम है AMINE, एमीन। तो बच्चों यहां पर जो मैंने फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं वो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने 12 फंक्शनल ग्रुप यहाँ लिख रखे हैं और इनके सफिक्स नेम क्या हैं, प्रीफिक्स नेम क्या हैं, ये आपको लिख करके बता दिए हैं। इन सभी के आपको प्रीफिक्स नेम और सफिक्स नेम तैयार करने पड़ेंगे। इसको आप टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। और इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है जो मैंने इसमें लिखा हुआ है कौन किस क्रम में, इसको भी तैयार करेंगे। इसको पढ़ने के लिए आप लिख सकते हैं, इसको पढ़ते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड पढ़ते हैं इसको। और इसको सल्फोनिक एसिड पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एल्किल एल्कोनोएट, एल्किल एल्केनोएट। और इसको पढ़ते हैं OL हैलाइड, OL हैलाइड पढ़ते हैं बच्चों। इसको पढ़ते हैं एमाइड, इसको पढ़ते हैं बच्चों नाइट्राइल, इसको पढ़ते हैं कार्बेलेमीन, इसको पढ़ते हैं बच्चों इसको ओन पढ़ते हैं, वन नहीं पढ़ेंगे बच्चों, ओन पढ़ेंगे। इसको ऑल पढ़ेंगे, इसको थायोल पढ़ेंगे और इसको एमीन पढ़ेंगे। तो इस तरह से बच्चों मैंने सभी के कीटोन, कीटो ऑक्सो ओन, एल्कोहल हाइड्रोक्सी ऑल, थायो एल्कोहल थायो हाइड्रोक्सी थायोल, एमीन एमीनो एमीन। इस तरह से बच्चों आप इन सबको तैयार कर लेंगे। इसे बच्चों नोट करो, नोट करो, फिर इसके बाद आपको जादू बताते हैं, जादू दिखाते हैं इसके बाद। नोट करो इसे, ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। इसको साफ करते हैं। अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूं जादू, और उस जादू से आप इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो चुटकियों में तैयार कर लेंगे। कौन ग्रुप किस ऑर्डर पे है ये आप आसानी से तैयार करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लर्निंग ट्रिक, लर्निंग ट्रिक फॉर प्रायोरिटी ऑर्डर, वरीयता क्रम याद करने की ट्रिक। कब, सबसे पहले कब लिखेंगे, फिर से लिखेंगे, फिर इस लिखेंगे, फिर हाल लिखेंगे, फिर में लिखेंगे,
फिर साइना लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे, फिर आई लिखेंगे। कब से इस हाल में साइना आई, कब से इस हाल में साइना आई। अब आगे क्या लिखेंगे, आलू लिखेंगे, आलू लिखेंगे, का लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, फिर टी लिखेंगे, फिर आ लिखेंगे, फिर लाई लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे बच्चों, आलू का आटा, आलू का आटा, लाई। इसको पढ़ेंगे बच्चों आटा, आटा। अब इसको बच्चों ध्यान से समझो, ये स्टेटमेंट आप आसानी से याद कर लेंगे। कब से इस हाल में साइना आई, आलू का आटा लाई। कब से इस हाल में साइना आई और आलू का आटा लाई। अब बच्चों कैसे अब इसको इससे कोरिलेट करेंगे बच्चों। कब मीन्स बच्चों कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल। कब मीन्स कार्बोक्सिल। से मीन्स बच्चों सल्फोनिक। कब से। इस मीन्स ईस्टर या एस्टर। हाल एसिड हैलाइड, हैलाइड से हाल, एसिड हैलाइड, हाल हैलाइड। में एमाइड, में एमाइड। साइना साइनाइड, साइएनाइड, साइना से साइएनाइड। आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो बच्चों क्या होगा, कब से इस हाल में साइना आई। कब मीन्स कार्बोनिल, से मीन्स सल्फोनिक, इस मीन्स एस्टर, हाल मीन्स एसिड हैलाइड, में मीन्स एमाइड, साइना मीन्स साइनाइड, आई मीन्स आइसोसाइनाइड। आलू, आलू का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। का मतलब कीटोन, कीटोन। अब आटा, इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे आटा। आ मीन्स एल्कोहल, एल्कोहल। टा मीन्स थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। ए मीन्स एमीन। लाई यहां पर एक्स्ट्रा वर्ड है आपको ये ट्रिक याद कराने के लिए, तो आप इसको याद रखेंगे। कब से इस हाल में साइना आई, आलू का आटा लाई। आपको ये सारे फंक्शनल ग्रुप का वरीयता क्रम चुटकियों में याद हो जाएगा, आप इसको भूलने वाले नहीं हैं। बस आप ये हमारी ट्रिक याद रखेंगे। कब से इस हाल में साइना आई, आलू का आटा लाई। कब मीन्स कार्बोक्सिल, से मीन्स सल्फोनिक, इस मीन्स एस्टर, हाल मीन्स एसिड हैलाइड। हाल का सेंस लेंगे हैलाइड से। में मीन्स एमाइड, साइना मीन्स साइनाइड, आई मीन्स आइसोसाइनाइड, आलू मीन्स एल्डिहाइड, का मीन्स कीटोन, ए मीन्स एल्कोहल, टी मीन्स थायो एल्कोहल, ए मीन्स एमीन। और आपको ये वरीयता क्रम हमेशा के लिए याद बना रहेगा, जिससे आप आसानी से नाम लिख पाएंगे आईपीएससी। आपको दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट चेक कर लेंगे कौन सा वरीयता क्रम में ग्रुप ऊपर है, कौन सा नीचे है। जो ऊपर है वो मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जो नीचे है वो चला जाएगा प्रीफिक्स में। अगर आप इस क्रम को नहीं याद कर पाएंगे, आपको क्रम नहीं आता होगा, तो आपका आईपीएससी ने निश्चित तौर पे गलत हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको साफ करते हैं। अब बच्चों मैंने आपको सब्स्टिट्यूट बताए थे। सब्स्टिट्यूट्स प्रतिस्थापी, उनका भी प्रीफिक्स और सफिक्स होता है। इसे भी आप राइट डाउन कर लेंगे जिससे कि दिक्कत ना हो। हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट, प्रीफिक्स और सफिक्स। एक छोटी सी टेबल इसके लिए बना लेंगे, सफिक्स एंड प्रीफिक्स। पहला ईथर, ये कौन सा ग्रुप बच्चों है, ओ सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड, इसको पढ़ते हैं बच्चों ईथर। और इसका प्रीफिक्स होता है बच्चों एल्कोक्सी, एल्कोक्सी। सफिक्स इसका नहीं होता है। अगला सब्स्टिट्यूट है बच्चों सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, एल्कीन,
इसको बच्चों बोलते हैं एल्कीन। इसका प्रीफिक्स नेम नहीं है, सफिक्स नेम है इसका ईन, ENE। इसके बाद अगला सब्स्टिट्यूट C∼C, इसको बोलते हैं बच्चों एल्काइन। इसका भी प्रीफिक्स नेम नहीं है, सफिक्स नेम है बच्चों इसका आइन, YNE, आइन। इसके बाद बच्चों आते हैं नाइट्रो पर, NO2, नाइट्रो, इसको पढ़ते हैं बच्चों नाइट्रो। प्रीफिक्स नेम है इसका नाइट्रो, सफिक्स नेम नहीं है। इसके बाद बच्चों आते हैं नाइट्रोसो, सफिक्स नेम नाइट्रोसो, प्रीफिक्स नेम इसका नहीं है। और लास्ट में बच्चों आते हैं हैलाइड पर, हैलाइड। इसका प्रीफिक्स नेम है हेलो और सफिक्स नेम इसका नहीं है। हेलो में बच्चों क्या क्या आता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, चारों आ सकते हैं इसमें, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। तो बच्चों ये थे सब्स्टिट्यूएंट्स के प्रीफिक्स और सफिक्स, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जितना भी आज मैंने बेसिक्स इसके बताए हैं IPSC सिस्टम के, और जितने रूल्स बताए हैं, ये सब आप अपनी कॉपी में बढ़िया ढंग से लिख करके इनको रिवाइज करेंगे और इनको तैयार कर लें। अगले लेक्चर में बच्चों मैं इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं, इसलिए इन रूल्स को आप बढ़िया ढंग से तैयार कर लें। और जो नोट्स मैंने आपको आज राइट डाउन कराया है, इसको अच्छे ढंग से कॉपी में लिख करके तैयार कर लें। तो बच्चों इस लेक्चर को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में इसी क्रम को जारी रखेंगे, IPSC नोमेनक्लेचर जारी रहेगा। तो तब तक के लिए बच्चों एंजॉय करें सब्जेक्ट को। और ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम लेक्चर को देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको केमिस्ट्री के रेगुलर अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएं। थैंक यू सो मच।